हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा टॉपिक जो चल रहा था केमिस्ट्री का, आज पार्ट 2 है। पी ब्लॉक के तत्व। तो आपको केवल ये याद रखना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको मैंने बोला था ZeF, ये किसके समानुपाती है? किसके? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? ये तुमको वो करके रखना है, याद करके कि ये किसके समानुपाती है, किसके? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? मैंने बता रखा है आपको कि ये केवल और केवल परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सबके क्या रहेगा? समानुपाती। केवल इन दोनों के साथ इसकी दुश्मनी है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बाकी सबके साथ में इसकी दोस्ती है, यानी कि सभी इसके समानुपाती है, चाहे वो विद्युत ऋणात्मकता हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो, चाहे आयन एंथैल्पी, कुछ भी हो, बाकी सबके समानुपाती होता है। बस इन्हीं दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बातें मैंने कल बता दी थी आपको, बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है ना? आप जो हेडिंग डाली थी उसमें जो मैंने लिखाया था निम्न लक्षण है, तो उस लक्षण के आगे आप लिखोगे, उसमें लिखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निम्न लक्षण में नंबर 1 हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कौन कौन तत्व थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनके सभी के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है ना? तो पहला है 7, 15, 33, 51 और 83। ठीक है ना? इतना हो गया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मैंने आपको एक पोएम बताई थी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डेल्ही पब्लिक स्कूल, डेल्ही पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेल्ही पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेल्ही पब्लिक स्कूल। ठीक है ना? ये देख लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही पोएम पूरी। ठीक है ना? ये नहीं आ रही है तो इसे थोड़ा मैं बढ़ा के लिख देता हूँ। पोएम जो होती है, ये पोएम याद रखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। ठीक है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या था? स्कूल स्कूल, ठीक है ना? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेल्ही पब्लिक स्कूल डेल्ही पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेल्ही पब्लिक स्कूल फाड़ू डेल्ही पब्लिक स्कूल। अब इसके आगे 1 2 3 4, ये क्रम बना लो और यहां से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हो गया। अब पी कितना है? 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7, इसके बाद 3 है, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। देखिए 4 यहाँ पे है, ये देखिए 5 आपका हो गया। तो बस इसी क्रम पे आपको करना है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है ना? एस बड़े में 2 होती है, पी में 6 होती है, डी में 10 होती है और एफ में 14 होती है। बस रखते जाओ। देखो क्या होगा, 1s2, 2s2 और फिर क्या आ रहा है? 2p, कितना जाएगा? 3, 3 2 5 2 7 हो गया। ऐसे इसका करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
इसका करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 हो गया। देखो 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 हमारा आता है, जो 4s2 में बाद में कर लूँ, ठीक है ना, 4s2 को मैं बाद में कर दूँ और 4p3, ठीक है ना, 4s2 के बाद में 3d और फिर 4p, तो 3d को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये जो है तीनों को चाहे एक साथ में कर दी मैंने, ठीक है ना। अब चाहे तो मैंने जैसे भी क्रम में है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो एंटी मनी में देखो तो 2 2 4 6 10 2 12 18, 18 और 10 28 और 5 33 हो जाएगा। अब इसमें करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। अब देखो इसको मैंने क्रम में लिख दिया था इसीलिए, ठीक है ना, मैंने क्रम में लिख दिया था। अब चाहो तो लिख लो, अपने कच्चा भर चुकी है, इसको अब पहले कर लो बाद में कर लो। 4p6 हो गया, फिर क्या है 5s2, फिर क्या है 4d10, फिर 5p3 आएगा, ठीक है ना। आगे कर लो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अपना चाहे तो क्रम में कर लेना इसको, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 हो गया। फिर क्या है 6s2, फिर 4s14, फिर 5d10, फिर 5d के बाद 6p, 6p3। अगर इसको क्रम से लगाओगे ना तो ये सब 6s2 ये और ये लास्ट में जाएगा। अब देखो ये लास्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे 5s2 5p, यहाँ पे 4s2 4p, 3s2 3p, 2s2 2p, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना ns2 np3। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। देखो n बराबर चेंज हो रहा है और s और p में इलेक्ट्रॉन देख लो, सभी में देखो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 और 3, s और p में तो चेक करो, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल में बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी मुझे वर्ग संख्या निकालनी है तो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आए उसमें आप 10 जोड़ दीजिए, कितना निकला है 15। ये इसकी वर्ग संख्या हो गई। कितने वर्ग में है 15 वर्ग में है। क्या मैंने बोला है बाय कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें आप 10 जोड़ दीजिए, आपकी वर्ग संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। किसी भी वर्ग के लिए कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा आपने, सभी तत्वों के बाह्य कोष में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ns2 np3। इसलिए इनका जो गुण है ये मैच हो रहा है, इस गुण के मैच होने के कारण इनको जो है एक ही वर्ग में रखा गया है। इसीलिए क्योंकि इनके देखिए बाह्य कोष में, सभी के बाह्य कोष में ns2 np3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, इसलिए जो है इनको एक ही वर्ग में रखना सही है। क्लियर पॉइंट है। अब इसमें हिंदी लिख लीजिए और फिर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हैं। लिख लीजिए इसमें हिंदी, बोले लिखो। देखो इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन ns2 np3 ns2 np3 ns2 np3 में प्रवेश कर जाता है या प्रवेश करता है। पिछले कोष पूर्ण भरे हैं, पिछले कोष पूर्ण भरे हैं, पिछले कोष पूर्ण भरे हैं। आगे लिखिए बाह्य कोष व पिछले कोष, बाह्य कोष व पिछले कोष, बाह्य कोष व पिछले कोष, बाह्य कोष व पिछले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण, पिछले कोष और बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण इन तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, इन तत्वों को एक ही वर्ग में रखना उचित है।
उचित है, क्योंकि इन तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन तत्वों की वर्ग संख्या 5 + 10 = 15 है। अतः इन तत्वों को वर्ग 15 में रखना सही है। और सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे कर लेने हैं आपको, ठीक है ना, नोट कर लेना। हो गया? हो जाए बता देना। अगली हेडिंग है संयोजकता। कौन सी हेडिंग है? संयोजकता, वैलेंसी। चेक करो इस पे, वैलेंसी को चेक करो। ठीक है, चलिए। तो अभी आपने देखा था नाइट्रोजन का क्या था, 1s2, 2s2 और 2p3। तो बाह्य कोश पे ध्यान देना। एस में एक कक्षक, पी में 3 कक्षक बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है 3 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? 3 हो गई। अब देखिए 2p में आपने डी कक्षक कभी नहीं पढ़ा होगा कि डी कक्षक नहीं आता है, इसलिए इसमें खाली कक्षक नहीं है। तो इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं होती है। इसमें जो है उत्तेजित अवस्था नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें खाली डी कक्षक नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है, नाइट्रोजन में खाली डी कक्षक नहीं है, इसलिए उत्तेजित नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होते हैं। इसके बाद फास्फोरस कितना है? 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। s का और p का बता चुका हूं, s में एक कक्षक और p में 3 कक्षक, 1 2 3। इतना हो गया। अब यहां देखो, आप जानते हैं कि तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसमें 3d भी होगा, जो कैसा होगा? खाली होगा। और डी में कक्षाएं कितनी होती हैं? 5 कक्षाएं। तो देखिए यहां से अगर इसकी ये है इसकी मूल अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो मूल अवस्था में जो है, मूल अवस्था में संयोजकता कितनी है इसकी? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाए तो उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित होगी या नहीं होगी? देख लो, उत्तेजित अवस्था, फास्फोरस में उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक है और यहां पे खाली डी कक्षक नहीं थे, इसलिए यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा? देखो 3s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3 था, 3 इलेक्ट्रॉन और 3d था, 5 कक्षक थे आपके। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, उत्तेजित हो जाता है और यहां पहुंच जाता है। अब चेक करो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चेक करो, 1 2 3 4 5, इसलिए 5।
तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा यहाँ पे फास्फोरस है वो 3 और 5 दो वैलेंसी दिखाता है। पॉइंट क्लियर है ना? कितनी वैलेंसी? 2 वैलेंसी दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें एक तो मूल अवस्था में दिखाता है और एक उत्तेजित अवस्था में दिखाता है। मूल अवस्था में होती है 3 और उत्तेजित अवस्था में 5। हो गया? लेकिन ये नहीं दिखाता, ये केवल और केवल क्या दिखाता है? उत्तेजित अवस्था को छोड़कर मूल अवस्था में से कितनी है? 3 है नाइट्रोजन की। और ये क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक नहीं है। सिंपल सा रीजन है। हो गया? तो इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके बाद में क्या आता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये तो थे हमारे तत्व। तो इनमें जो है आप लोग लिख लीजिए या बता देता हूं मैं। देखिए आर्सेनिक जो है ये भी 3,5 दिखाता है, ये भी 3,5। ये केवल बिस्मिथ जो है 3 दिखाता है। अब बिस्मिथ जो है 3 दिखाता है तो क्यों दिखाता है? उसका रीजन समझिए। ठीक है ना? बिस्मिथ केवल 3 दिखाता है जबकि इसके पास में खाली डी कक्षक है और फिर भी ये उत्तेजित अवस्था नहीं दिखाता। वैलेंसी केवल 3 ही दिखाता है। तो क्यों दिखाता है उसका मैं रीजन दूंगा। तो पहले इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन 3 दिखाता है संयोजकता और बिस्मिथ भी संयोजकता 3 ही दिखाता है। बाकी जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये 3,5 वैलेंसी दिखाते हैं। 3,5 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसमें जो है खाली डी कक्षक है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और डी कक्षक में पहुंच जाता है। जिसके कारण क्या हुआ आपके सामने देख लीजिए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। दोनों में ऐसे ही होगा। कर लोगे? अब इसमें ये क्यों नहीं होता है उसका रीजन इसका तो बता दिया। इसमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि खाली डी कक्षक नहीं है। इसमें क्या है वो देख लीजिए। अब समझिए इसमें बिस्मिथ, ठीक है ना? तो जो बिस्मिथ था हमारा उसका परमाणु क्रमांक कितना था? 83। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये क्रम से लिख दूं? 3d पहले 4s बाद में। 3d10, 4s2। ठीक है? 4s2 के बाद में देखो 4p, 4p6, फिर क्या है 5s2। तो 5s2 से पहले मैं 4d लिख लेता हूं। 4d10, 4d10 के बाद में 4f, 4f14 लिख लेता हूं। क्रम से लिख लेता हूं, क्रम से देख लो। ठीक है ना? फिर उसके बाद में 5s, 5s2, फिर 5p6, फिर है 5d10। ठीक है ना? 5d10, 5d10 और फिर क्या है 6s2 और 6p3। चेक कर लो पूरा हुआ कि नहीं। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 और 10 28, 2 30 6 36, 36 10 46, 46 और 14 आपका हो जाएगा 60, 60 2 62, 68, 78, 78 और 2 80 और 3 83। हो गया? 83 हो गया। अब देखो इससे पहले अगर मैं आपको एंटीमनी का दिखाऊं तो कितना था इसका एंटीमनी का? 5 और 51। ठीक है ना? कितना था? 51। चलिए करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2 एंड क्रम से लिख देता हूं 3d10, 4s2 और 4p6, 5s2, 5p3। ठीक है?
लास्ट में कहाँ जाएगा आपको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p 3d10 के बाद में 4p6 5s2 और फिर 5p, ठीक है ना। 4d जो है यहाँ पर आपका 4d छूट गया है, 4d10 5s2 और 5p3, ठीक है ना। इतना हो गया। चलिए अब आगे देख लीजिए, अब आगे देख लीजिए, इतना हो गया ठीक। तो इनको मैंने क्रम से लिखा, तो क्रम से लिखिए, पास पास में है, ठीक है ना, क्रम से लिखने पर। लेकिन अगर इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 6p और 6s, ठीक है ना। 6s और 6p के बीच में देखो 1 2 है, एक तो f है और एक d है, ठीक है ना, f और d। और अगर यहां पे मैं बात करूं 5p और 5s के बीच में केवल और केवल 4d है, केवल d कक्षक है, केवल d उपकोष है, ठीक है, केवल d। और इसमें अगर उसके पहले मैं एंटीमनी में देखूंगा और फिर आर्सेनिक में देखूंगा तो थोड़ा कम डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि 4s 3d 4p, तो देखिए केवल d कक्षक आ रहा है, यहां पर भी d आ रहा है। लेकिन अगर मैं बिस्मिथ की बात करूं तो बिस्मिथ में देख रहे हो कि 2 परमाणु हैं और 2 परमाणु के बाद में 6p है, और 6p के बाद में देखिए कहां पर 1 2 3, इनको फिर छोड़ के इलेक्ट्रॉन देखिए s में से उत्तेजित होता है, यहां से उत्तेजित होगा बिस्मिथ में, उसको कहां जाना है d में, 6d में जाना, यहां पर आना है इसको। और इसमें क्या हो रहा था एंटीमनी में यह था कि इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर कहां जाना था, उसको यहां पे आना था इस d में। तो आर्सेनिक और एंटीमनी में एक होता है इनर्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे इसी पॉइंट को आप ध्यान सुनना समझना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना और समझना कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए अक्रिय युग्म प्रभाव, थोड़ा अगर मैं एक वो बोलूं सील्डिंग, एक ढकने का काम, तो S कक्षक सबसे अच्छा करता है, थोड़ा P S की तुलना में P थोड़ा कम अच्छा करता है, D F सबसे बेकार जो है सील्डिंग ढकने का काम जो है F करता है, सबसे अच्छा S करता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो दूरी है हमारी कि इलेक्ट्रॉन जो है 6s, इसमें से कूदकर इसमें जाना है, इसमें, तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में जो है F और D काफी आ रहे हैं, और F और D की जो सील्डिंग पावर है वो कम है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ढक नहीं पाते हैं। तो आप जानते हो कि नाभिक है और ऐसे कक्षाएं बनी हुई हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो इन पे जो न्यूक्लियस का जो आकर्षण बल लग रहा है वो अब S और P D और F में से S कक्षक वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छा खासा सील्डिंग इफेक्ट डालते हैं ढकने का। जैसे कि मान लीजिए सामने से धूप आ रही है, मैं खड़ा हो गया, और जो मेरे पीछे था व्यक्ति उसको अब धूप नहीं मिलेगी, तो ढकने का काम किया ना मैंने, इसको बता रहा हूं। तो ऐसे S कक्षक के इलेक्ट्रॉन ढकने का काम करते हैं, क्या, नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को ढकने का काम करते हैं। जैसे कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो मान लीजिए घूमते घूमते यहां पर आ गया, ठीक है ना,
तो अगर ये s कक्षक का इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां से नाभिक से इस पर जो आकर्षण बल लग रहा था वो लगने नहीं देगा, पहुंचने ही नहीं देगा। s कक्षक का इलेक्ट्रॉन हुआ, क्यों? क्योंकि s कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिल्डिंग अच्छे से करते हैं, ढकने का काम अच्छे से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ये है इस नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को ये केवल अपने ऊपर लगने देगा, इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने नहीं देगा। इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है कि जो ये एस कक्षक वाले हैं वो अच्छे से करते हैं, लेकिन जो डी और एफ वाले हैं बहुत ही बेकार करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये एफ कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता तो ये एफ कक्षक वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को, जो इस पे आकर्षण बल लग रहा है नाभिक का, वो रोक ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल है, बेकार है, ये अच्छी शिल्डिंग नहीं करते हैं, अच्छे ढकने का काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं, मेरे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे पीछे, तो मैं सूर्य प्रकाश को ढकने का काम कर रहा हूं, प्रकाश को रोकने का काम कर रहा हूं। उसको धूप नहीं, ठंडी के मौसम धूप खाते हो ना, तो उसके समय, ठंडी के समय में मैंने एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर मैंने कहा कि मैं तुम्हें धूप नहीं खाने दूंगा। तो मैं जितनी मेरी हेल्थ है उस हेल्थ के हिसाब से उसको मैं रोकूंगा धूप को। लेकिन अगर कोई मुझसे भी अच्छा हेल्थदार व्यक्ति हो, मोटा ताजा, तो वो बिल्कुल भी धूप जाने नहीं देगा उसके पास में। वो मोटा ताजा व्यक्ति और भी अच्छे से क्या करेगा, उस धूप को रोकेगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमारा क्या है, एस कक्षक बहुत अच्छे से ढकने का काम करता है, पी थोड़ा एस की तुलना में थोड़ा कम, डी और एफ बहुत ही दुर्बल है, ये ढकने का काम अच्छे नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे एफ कक्षक का इलेक्ट्रॉन है तो वो शिल्डिंग अच्छी नहीं कर पाता है, शिल्डिंग अच्छी नहीं कर पाता है, तो नाभिक का अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन पे अच्छा खासा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, आकर्षण बल अच्छा खासा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो पाता है, होने के लिए हो जाता है, लेकिन उसको देखिए कहां से कहां तक पहुंचना है। आप देख लीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 जगहों को कूद के जाना है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की भाई एनर्जी जितनी है उतना कूद पाएगा, तो इतना अधिक वो कूद नहीं पाता है, इतनी ज्यादा वो जंप नहीं कर पाता है। हाँ, ये लिमिट है कि अगर मान लीजिए 2 कक्षाएं होती तो वो कूद जाता, 3 होता वो कूद जाता, लेकिन अब 5 कक्षाएं, इतनी लंबी छलांग वो नहीं मार पाएगा। तो इसीलिए जो है जब विस्मित में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उत्तेजित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उत्तेजित नहीं हो पाता, मतलब क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पे अक्रिय युग्म प्रभाव लगने लगता है, इसी कारण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप संयोजकता और उसमें लिखिए, फिर मैं लिखा देता हूं अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। तो लिखिए संयोजकता में लिखिए, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है। नाइट्रोजन तथा विस्मित को छोड़कर, नाइट्रोजन तथा विस्मित को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व, नाइट्रोजन तथा विस्मित को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली या रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं, और विस्मित अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, और विस्मित अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण 5 संयोजकता नहीं दिखाता है या प्रदर्शित करता है। हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानकारी, पी ब्लॉक तो के जो अक्रिय युग्म आया है ना, इस पे हेडिंग डालो अक्रिय युग्म प्रभाव।
अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है ना, अक्रिय युग्म प्रभाव। युग्म प्रभाव, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है अक्रिय युग्म प्रभाव, ये जो है n बराबर, जहां से n बराबर स्टार्ट हो जाए हमारा 4 से अधिक, मतलब 4 से अधिक मतलब 5, 6, 7, 8, जहां से ये कक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं वहीं से ये हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव लगना शुरू हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जैसे कि आर्सेनिक था, एंटीमनी था, कि इनमें लगेगा नहीं, इनमें भी अक्रिय युग्म प्रभाव लगेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें कम लगेगा और बिस्मिथ में सबसे ज्यादा लगेगा। इनमें भी लगेगा, मैंने बोला ना 5, 6, 7, 4 से अधिक कक्षाएं होने लगती है ना, तो वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव लगने लगता है, लेकिन इनमें थोड़ा कम लगता है आर्सेनिक एंटीमनी में, इसलिए उत्तेजित हो जाता है। लेकिन जो बिस्मिथ में पहुंचते हैं तो बिस्मिथ में सबसे अधिक लगता है, इसलिए वहां पे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। फिर दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, इसमें दूसरा पॉइंट इसमें है शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्ट एस का सबसे अच्छा, फिर पी का थोड़ा उससे कम अच्छा, फिर डी का थोड़ा कम अच्छा, सबसे बेकार एफ करता है। ये शिल्डिंग इफेक्ट की जो है बढ़ती हुई घटना है, घटती हुई घटना है, घटती हुई, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है पी ब्लॉक के तत्वों पे लगता है, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हीं तत्वों पर अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करता है अच्छा खासा, ठीक है ना, सबसे अच्छा पी ब्लॉक के तत्वों पर ही लगता है। लिखिए इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव में लिखिए, पी ब्लॉक तत्वों में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन, संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन का आयुग्मन नहीं हो पाता है, आयुग्मन, आयुग्मन नहीं हो पाता है, जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव बड़े तत्वों पर, यह प्रभाव बड़े तत्वों पर, यह प्रभाव बड़े तत्वों में होता है, ऐसा लिख लो, यह प्रभाव बड़े तत्वों में होता है, ठीक है। धन्यवाद।